हेलो एंड वेलकम टू राजपूत गुरुकुल। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है, मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक के पदों में भर्ती परीक्षा होने वाली है। मैं आप लोगों को इसी परीक्षा की तैयारी कराने वाला हूं, वो भी बेसिक के साथ। तो बने रहिए चैनल के साथ और करते रहिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राकृत संख्याएँ जिसको n से डिफाइन की जाती है, वे संख्याएँ होती है जो गिनती के लिए प्रयुक्त होती है। और वे संख्या होती है 1, 2, 3 से लेकर के गिनती के जितने भी संख्याएं हैं वे सब प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इस तरह से संख्याओं के श्रृंखला को देखकर हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो यह हम देख के बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो इस श्रृंखला को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर है नहीं। हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि हम जितने भी प्राकृत संख्या बताते हैं उसमें से एक यदि और जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि लिए मान लेते हैं कि कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 100 बताता है, तो 100 में एक जोड़ देने से हमें 101 प्राप्त होगी, जो कि 100 से भी बड़ी प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार से यदि कोई 1000 बताता है तो 1000 में भी एक जोड़ देने से हमें मिलेगा 1001, जो कि 1000 से बड़ी प्राकृत संख्या है। तो इस तरह से हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो इस समस्या का समाधान कैसे करें? तो इस समस्या के समाधान के लिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत को मान ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हमें कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है तो हम अनंत बताएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी अनंत। अब हम प्राकृत संख्याओं पर कुछ संक्रियाओं के बारे में विचार करेंगे। इसके लिए हम योग की संक्रिया, व्यकलन की संक्रिया, गुणन संक्रिया और भाग की संक्रिया पर विचार करेंगे। प्राकृत संख्याओं पर संक्रियाएं में हम योग की संक्रिया पर विचार करते हैं, और इस पर हम देख लेते हैं कि योग के संक्रिया पर कौन कौन से नियम का पालन करती है, कौन कौन से नियम का पालन नहीं करती है। तो पहला देख लेते हैं हम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का अर्थ होता है संख्याओं के क्रमों को आपस में बदल के योग कराना। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम से। इसके लिए हम दो प्राकृत संख्या मान लेते हैं। एक प्राकृत संख्या मान लेते हैं 3 और दूसरी प्राकृत संख्या मान लेते हैं 4। अब योग के लिए हम क्रम विनिमय नियम की जांच करते हैं। तो यहाँ पर 3 + 4 करने से हमें प्राप्त होता है 7। फिर से अगेन संख्याओं के क्रम को बदल लेते हैं। 3 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 3 को रख के हम प्लस करा के देखते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 4 + 3 इक्वल होता है 7। तो यहाँ देखो दोनों में हमें आंसर सेम प्राप्त होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग संक्रियाओं पर क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अगला हम देखते हैं साहचर्य नियम के लिए। साहचर्य नियम के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास 3, 4 के अलावा एक और प्राकृत संख्या 7। इसके लिए हम देखते हैं 3 को 4 और 7 के योग में से जोड़ के देखते हैं, और उसके बाद 3 और 4 की योग में से 7 को जोड़ कर देखते हैं। यदि दोनों में इक्वल आंसर प्राप्त होता है तो प्राकृत संख्याएं योग के लिए साहचर्य के नियम का पालन करेगी, अन्यथा नहीं। तो हम देख लेते हैं 3 + 4 + 7 करके। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 7 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इक्वल हो जाएगा, ये 3 + 11 इक्वल ये हो जाएगा 14। इसी प्रकार से 3 + 4 + 7 इक्वल हो जाएगा 3 + 7 इक्वल हो जाएगा 7 + 7 इक्वल हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों में आंसर सेम प्राप्त होता है। अतः प्राकृत संख्याएं योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करती है। साहचर्य नियम का पालन करती है।
इसी प्रकार से क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। व्यकलन की संक्रियाएं पर क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम का पालन होता है कि नहीं होता है, इसको भी हम पुष्टि कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्यकलन का अर्थ होता है घटाना, अर्थात घटाने की क्रिया पर क्रम विनिमय नियम का पालन होगा अथवा नहीं, या फिर साहचर्य नियम का पालन होता है कि नहीं, इसको भी हम जांच कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं 3 माइनस 4 करके 3 माइनस 4 इक्वल प्राप्त होता है -1 और 4 माइनस 3 इक्वल मिल जाएगा हमें 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 करने से सेम आंसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए प्राकृत संख्याएं व्यकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। इसी प्रकार से साहचर्य नियम के लिए हम चेक करके देखते हैं। 3 माइनस 4 माइनस 7 इक्वल हमें मिल जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 7 इक्वल हो जाएगा -3 इक्वल हो जाएगा 3 माइनस और माइनस हो जाएगा +3 और इक्वल हो जाएगा 6। इसी प्रकार से 3 माइनस 4 और -7 करके हम देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है -1 और -7 इक्वल हो जाएगा -1 -7 हो जाएगा -8। तो इस तरह से इस क्रिया में भी दोनों में सेम आंसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए प्राकृत संख्याओं पर व्यकलन की संक्रिया पर साहचर्य का नियम का पालन नहीं होता। गुणन संक्रिया, इसके लिए हम 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12 और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, दोनों में सेम आंसर प्राप्त हुआ है। अतः गुणन संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। इसी प्रकार से साहचर्य नियम के लिए हम देख लेते हैं। 3 × 4 × 7 इक्वल हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 28। 3 × 28 इक्वल हो जाएगा 8 3 जब 24 के लिए 4 हो जाएगा, 2 आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पर 3 2 हो जाएगा 6, 6 + 2 हो जाएगा 8, 84। अब इसको हम करके देखते हैं। 3 × 4 × 7 इक्वल हो जाएगा 3 × 4 इक्वल हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा 7 इक्वल 12 × 7 इक्वल मिलेगा हमें 84। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साहचर्य नियम का यहाँ पर पालन होती है, और इसको हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम की पालन करती है। भाग संक्रिया के लिए हम कुछ ऐसे प्राकृत संख्या ले लेते हैं जिसमें से एक प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या में भाग दिया जा सके। तो चलिए हम ले लेते हैं एक प्राकृत संख्या 2, तो दूसरी प्राकृत संख्या है 4। यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड की जा सकती है। अब इस पर हम देख लेते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं और साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। तो हम 4 / 2 करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2, और 2 / 4 करने पर हमें प्राप्त होता है 1/2 या फिर 0.5। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 4 / 2 और 2 / 4 करने से हमें सेम आंसर प्राप्त नहीं होता। अतः भाग की संक्रिया में प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमय नियम की पालन नहीं करती है। इसी प्रकार से साहचर्य नियम के लिए हम 2 और 4 के अलावा एक और नंबर ले लेते हैं जो 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर लेते हैं 2, 4 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम साहचर्य नियम के लिए इसकी जांच कर लेते हैं। तो हो जाएगा 8 / 4 / 2। ठीक है, 4 और 2 के डिवाइड करने के बाद हम 8 से इसके आंसर में से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8 / 4 / 2 इक्वल हो जाएगा 2, और 8 / 2 इक्वल हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 8 / 4 / 2 इक्वल प्राप्त होगा 8 / 4 इक्वल हो जाएगा 2 / 2। तो यहाँ पर 2 / 2 इक्वल हो जाएगा 1।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साहचर्य की क्रिया में भी सेम आंसर प्राप्त नहीं होते, अतः प्राकृतिक संख्याएं के लिए भाग संक्रिया साहचर्य नियम की पालन नहीं करती है।